Very good afternoon, class. Today we are going to discuss the third point of charges basis. So charge basis or the provision of the levy is divided into a three part. You all know one thing, levy is a process. आप जानते ही हो कि it's a process. स्टार्ट होकर के एंड तक जाता है. इसके प्रोसेस में वी हैव टू कवर द थ्री थिंग्स. तीन चीजें जो हैं वो हमारे पास रहती हैं. क्या इसमें तीन चीजें रहती हैं जिनको हमको देखना है. इसमें से हम लोगों ने सबसे पहले क्लास में नॉर्मल चार्जेस कवर अप कर लिया था. उसके बाद इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रिवर्स चार्जेस कवर अप किया है. अब ये हम लोगों का थर्ड टॉपिक है लेवी के ऊपर. तो इसमें हम लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर को कवर अप करेंगे. आज यहाँ पर है ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए. जैसे कि तुम लोगों को पता है कि नॉर्मल चार्जेस सिंपल रूल्स हैं जिनको फॉलो किया जाता था. रिवर्स चार्जेस कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनको दूर किया जाता था. इन दोनों ही कंडीशन में नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज को कवर अप करते थे और डिजिटल जो बिजनेस वर्क है मतलब इलेक्ट्रॉनिक, उनको नहीं कवर अप किया जा पाता था. उसी के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पर देखिए ई कॉमर्स ऑपरेटर वर्ड दे दिया गया है. तो ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, इसके लिए तो पहले स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ई कॉमर्स. तो सिंपल आप लोग ने अभी तक सब सब्जेक्ट में ई कॉमर्स का मतलब जो समझा है उसी को ही आप यहाँ पे रखिए. सर एक बार बता देते हो ज़्यादा अच्छा होता. इंटरनेट के थ्रू आप परचेज और सेल की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब आप ई कॉमर्स की एक्टिविटीज़ का पार्ट हो जाते हैं. ये सबसे अच्छा एग्जांपल जैसे आप समझिए फ्लिपकार्ट. फ्लिपकार्ट नाम तो शायद सुना ही होगा आप लोगों ने. इसके थ्रू अगर आप आइटम परचेज करते हैं, कोई भी कंटेंट परचेज करते हैं, तो होता क्या है, कंपनी को ऑर्डर देते हैं और ये कंपनी अपने पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उनमें से उस ऑर्डर को आपके यहाँ सप्लाई करवाती है. एग्जैक्टली ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं करती, ये एज ए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काम करती है, मगर आप तक पहुंचता है. तो समझने की ज़रूरत ये थी कि आपको ई कॉमर्स पता होना चाहिए. तो इस पार्ट के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आप जो हैं वो यूपी में रह रहे हैं. ये एक एग्जाम्पल का पार्ट हो गया. और आप किसी प्रोवाइडर के थ्रू गुड्स को परचेज करते हैं या फिर डायरेक्टली इंटरनेट पे जा करके किसी कंपनी को ऑर्डर दे देते हैं. तो सपोज करिए कि आपने कोई कंटेंट जो पसंद किया वो यूएसए की कंपनी को था. तो मैं यहाँ पर इंटरनेशनली सीधे बात कर लेता हूँ, अदर स्टेट की बात ही नहीं कर रहा. अब यूएसए कंपनी से जब आपने गुड्स को परचेज किया, ये आएगा आइटम आपके पास उत्तर प्रदेश में. इस उत्तर प्रदेश में इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए. इजी वर्ड लिख रहा हूं, रिप्रेजेंटेटिव. तो जो इनका रिप्रेजेंटेटिव है, इनको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाला बंदा ही रिप्रेजेंटेटिव होगा. उसी का ही ऑफिस होगा, वही डील करेगा. तो ये इनके ऑफिसर जो हैं वो नेशनल लेवल पे हो सकते हैं, फिर स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं. तो इस रिप्रेजेंटेटिव जो है पर्सन है जिसने ऑफिस खोल रखा है, उसी का ही नाम यहाँ पर होता है ऑपरेटर, जो इस ई कॉमर्स एक्टिविटीज को ऑपरेट कर रहा हो. इसी को थोड़ा और समझते हैं. ये हम उत्तर प्रदेश के अंदर आए. उत्तर प्रदेश में फ्लिपकार्ट का कोई ना कोई ऑपरेटर होगा. तो फ्लिपकार्ट हमने कंपनी की बात करी. जो फ्लिपकार्ट का ऑपरेटर है, जो यहाँ पर इन लोगों को सब पर्सन को सेल कर रहा है, आपके यहाँ कंटेंट लेकर के जा रहा है, तो उस जिसको रिप्रेजेंटेटिव देसी भाषा में कहते हैं, उस ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चार्ज को कलेक्ट करे. तो अब यहाँ पर ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि करेक्ट करे. रिवर्स चार्ज में भी आपने जाना कि टैक्स लग रहा था, नॉर्मल में नॉर्मल तरीके से था. तो ये नॉर्मल का ही पार्ट हो गया. बस रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि ऑपरेटर की है, वो कलेक्ट करेगा और फिर वो गवर्नमेंट के अकाउंट में उसको सबमिट करवा देगा.
तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में हम नहीं कह सकते कि हमारा ऑफिस तो अगर इंटरनेशनल है तो यूएसए में है, या फिर आपने किसी दूसरी स्टेट से गुड्स को मंगवाया है तो आप कह दे कि नहीं ऑफिस तो हमारा महाराष्ट्र में है, तो हम यहाँ पर ऑपरेटर से हम टैक्स क्यों दें, हम वहीं से टैक्स कलेक्ट करके पे कर देते हैं जहां हमारा मेन ऑफिस है ना। ऐसा नहीं करना है। जिस स्टेट में आप डिलीवरी दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, उस स्टेट पे आपका जो ऑपरेटर होगा वो टैक्स को कलेक्ट करके देगा। क्यों सर देगा? क्योंकि कंज्यूमर बेस्ड हमारा काम है ना। कंज्यूमर बेस्ड का मतलब है ये कंज्यूमर ओरिएंटेड टैक्स हो गया। जो आप टैक्स चार्ज करते हो जहां कंज्यूम होता है उसके ऊपर बात होती है। सर टेक्निकल टर्म क्या था? डेस्टिनेशन बेस्ड। याद करो, डेस्टिनेशन बेस्ड। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब है जहां पर फाइनली गुड्स की डेस्टिनी हो, जिस जगह पर वो गुड्स फाइनली परचेज करके फिनिश किया जा रहा है, परचेज हो रहा है, उसकी बात होती है। तो अब ये गुड्स चाहे कहाँ कहाँ से चल के आए, अगर हम इंटरनेशनल देखें तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज को लेकर के आए, उसके बाद जो है फिर एंट्री करें, मान लीजिए दिल्ली में बाई प्लेन हो, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में आए, उसके बाद वो लखनऊ में आए। तो इसमें मतलब हमें सिर्फ डेस्टिनेशन देखना है कि फाइनल गुड्स कहाँ पर आ रहा है। अगर फाइनल गुड्स का डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश है तो उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उत्तर प्रदेश का जो ऑपरेटर है वो उस टैक्स को कलेक्ट करेगा, और पे करने का ऑब्लिगेशन जो है वो कंज्यूमर का होगा, और इस टैक्स को कलेक्ट करके गवर्नमेंट अकाउंट में सबमिट कर देगा। यह सिंपल सी इसकी थ्योरी है। फिर आप कहेंगे सर कंपनी ये कह दे अच्छा हमारा तो ऑपरेटर ही नहीं उत्तर प्रदेश में। अगर हमारा ऑपरेटर ही उत्तर प्रदेश में नहीं है, कंपनी अगर यही कह दे, तो फिर हम क्या करेंगे? तो कंपनी तो बच जाएगी, क्योंकि इस टैक्स की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? इस टैक्स की जिम्मेदारी जो है वो ऑपरेटर के ऊपर है। और जब ऑपरेटर ही नहीं रहेगा, जब ऑपरेटर ही नहीं रहेगा तो ऑपरेटर चार्जेस खत्म। तो कंपनी कह देगी कि हमने भाई उत्तर प्रदेश में तो ऑपरेटर नहीं रखा है, हमारा ऑपरेटर जो है वो मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में है, उधर गोवा में है, पश्चिम बंगाल में है, उधर सेवन सिस्टर आसाम में, इन सब, मगर उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो भाई हम हर दूसरी जगह से कलेक्ट करके दे देंगे, तो आप बच नहीं सकते। अगर ऑपरेटर आपकी कंपनी का उत्तर प्रदेश में अपॉइंट नहीं है तो अपॉइंट करिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब कंज्यूमर पे करेगा तो उसमें से टैक्स को कलेक्ट करिए और उसके बाद गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करिए। तो सिंपल से ये प्रोविजन बस इतना ही बताते हैं कि जो ई कॉमर्स एक्टिविटीज हैं उसमें ऑपरेटर चार्जेस टर्म को इंक्लूड किया गया है, और ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पे करे। और इसके लिए हम दो बातों को ध्यान देते हैं कि जब भी हम बात करते हैं तो हम इंट्रा लेवल की बात कर रहे हैं। ऊपर के जो भी हम लोगों ने वर्ड यूज करे वो इंट्रा लेवल, इंट्रा मतलब उत्तर प्रदेश का सेलर, उत्तर प्रदेश का परचेजर। अगर उत्तर प्रदेश का सेलर बाहर का हो जाता है तो वो भी यहाँ आ रहा है, तो वो किस बेस पर टैक्स लगेगा? वो आईजीएसटी के बेस पर लगेगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड हो गया, आईजीएसटी हो गया कि नहीं हो गया? क्यों? क्योंकि ये एन हो रहा है, और जब इन हो रहा है तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही इन हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में अगर इन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड है। तो हमें डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का भी आंसर यहाँ से बनाने को मिल जाता है, क्योंकि उस गुड्स का डेस्टिनेशन जो है वो उत्तर प्रदेश है। यही सेम लॉजिक अभी आपको हेल्प करेगा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट के केस में भी डेस्टिनेशन बेस्ड ही गुड्स है, कि हम जब गुड्स लेकर के आए और उसके बाद में उत्तर प्रदेश में लखनऊ में लेकर के आए तो यहाँ पर हमने बेटा इंपोर्ट करा। तो इंपोर्ट करके जब उत्तर प्रदेश में गुड्स फिजिकल फॉर्म में हम ले आए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में होगी, और टैक्स यहीं पे कलेक्ट हो करके गवर्नमेंट को पे होगा। ये नहीं कि गुड्स जहाँ से चला था वहां से, इसका मतलब ये नहीं है। गुड्स डेस्टिनेशन बेस्ड, इसीलिए जो भी इन होने वाले गुड्स हैं उन सबका टैक्स जो है
वो उत्तर प्रदेश में ही लगेगा अगर मैं उत्तर प्रदेश के रिलेशन में बात करता हूँ। ये आने वाले गुड्स इंटरनेट के थ्रू आ सकते हैं, भले ही कंज्यूमर आमने सामने नहीं हो। तो ये गुड्स जो हैं अगर ई कॉमर्स के हैं तो ई कॉमर्स ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं तो इम्पोर्ट तो इसके अंडर में आ ही जाता है। अब जब इंपोर्ट की बात निकली है तो हम एक्सपोर्ट की बात कर लें। क्या एक्सपोर्ट पे सर जीएसटी है? तो बेटा समझिए, एक्सपोर्ट जो है वो जीएसटी के जीरो टैक्स स्लैब में है, जीरो टैक्स स्लैब में है। फिर से बोल रहा हूँ, जीरो टैक्स स्लैब। क्योंकि जीरो टैक्स स्लैब इसलिए क्योंकि जीएसटी जो है वो हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड है। जहाँ पे गुड्स का डेस्टिनेशन होगा वहाँ पर उसके ऊपर टैक्स लगेगा। मगर जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट में गुड्स तो अमेरिका चला गया, तो डेस्टिनेशन तो उसका अमेरिका हो गया ना। तो यहाँ पर किस बेस पे लग सकता है? इसलिए एक्सपोर्ट को जो है जीरो कैटेगरी में रखा गया है और एक्सपोर्ट पे टैक्स का झंझट नहीं है। कुछ उसके अलग प्रोविजंस रहेंगे जो आपसे मतलब नहीं है, आपके आंसर के लिए इतना बहुत है। तो बहरहाल मैंने अभी आपके साथ क्लास में बैठ करके दो बातें कवर अप करी। एक एक्सपोर्ट से रिलेटेड जीएसटी, और पहले इसके कवर अप करा था हम लोगों ने ऑपरेटर चार्जेस, जो कि प्योर ई कॉमर्स से रिलेटेड था। अब हम इसी टर्म को बुकेश में देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से? ई कॉमर्स ऑपरेटर से। इन एडिशन टू नॉर्मल चार्जेस, मैंने बताया कि नॉर्मल चार्जेस और रिवर्स चार्जेस के अलावा जो है वो इसकी यहाँ पर ज़रूरत होती है। तो अब इस जगह पर आप देखें, ई कॉमर्स ऑपरेटर हैज़ बीन मेड अ चार्ज फॉर टैक्स कलेक्शन। मैंने क्या बताया था? जो ऑपरेटर है उन्हीं की जिम्मेदारी है। सीजीएसटी का जो एक्ट बताता है डेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, ये सब राय कौन देता है इनको? ये सब राय जीएसटी काउंसिल देता है। द गवर्नमेंट कैन इशू अ लिस्ट ऑफ सर्विसेज ऑन विच द ऑब्लिगेशन टू पे टैक्स विल बी अपॉन द ई कॉमर्स ऑब्लिगेटर्स हु सर्विस हैज बीन अवेल्ड। जिससे आपने लिया है उसकी सर्विस पे आपको यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स देना पड़ेगा। फिर मैंने बताया कि अगर जो है कह दो कि टैक्स वगैरह नहीं है तो क्या करेंगे। तो इसके लिए आप लोग जो है उसको ध्यान से अगर देखें तो हमारे पास दो क्लैरिफिकेशन आती हैं, सब अपना घर में पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस एक्सप्लेनेशन के ऊपर आते इसी से ही सारा काम आपका चल जाएगा। तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन किसी बच्चे को दिखाई दे रहा है? कोई जब फर्स्ट एक्सप्लेनेशन पढ़े। कोई स्टूडेंट है क्लास में या सबने माइक म्यूट यस कर दिया? सर। बेटा ये फर्स्ट वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है? यस सर। या रीडिंग करिए इसकी तो इंटरेक्शन रहे, समझ में आएगी बच्चे हैं। Provided that where an e-commerce operator does not have a physical presence in the taxable territory, any person representing such an e-commerce operator for any purpose in the taxable territory shall be liable to pay tax. तो यही मैंने आपको अभी बताया था ना कि वेयर एन ई कॉमर्स और डज नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस, जो भी डील कर रही कंपनी उनका अगर फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, वर्कर नहीं है, तो क्या करना होगा भैया? प्रेजेंट करिए और वो आपको देना पड़ेगा। और उसका वो नहीं है तो उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो देगा। डायरेक्ट नहीं तो रिप्रेजेंटेटिव। तो मैंने रिप्रेजेंटेटिव वर्ड भी आपको बताया था। देन सेकंड पॉइंट पर आइए, रीड करो बेटा सेकंड भी एक बार। Provided further that where an e-commerce operator does not have a physical presence in the taxable territory and also he does not have a representative in the said territory, such e-commerce operator shall appoint a person in the taxable territory for the purpose of paying tax and such person shall be liable to pay tax. बस यही बात खत्म। देखिए नहीं है तो अपॉइंट करो। तो नंबर वन थिंग, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो इसको देगा। नंबर वन थिंग, ई कॉमर्स ऑपरेटर, आप इसकी व्यवस्था करिए। ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर अगर वो नहीं आ पाता है तो ई कॉमर्स के ऑपरेटर की जगह कौन आ जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव उनका होना चाहिए। और अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो पाता है तो आप उसको अपॉइंट करिए, कोई ऐसा पर्सन जो कि इस टैक्सेबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ले। ये अब आपका यहाँ कंप्लीट होता है ओवरऑल प्रोसीजर ऑफ जीएसटी, जिसके अंदर हम लोगों ने नॉर्मल चार्जेस कवर अप कर लिया, जिसके अंदर हम लोगों ने रिवर्स चार्जेस कवर अप कर लिया और ई कॉमर्स ऑपरेटर कवर अप किया। कोई डाउट है इससे रिगार्डिंग?
नो सर। अच्छा, फिर इसके बाद मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट दिया वो सीधे सीधे आईजीएसटी वाला ही कॉन्सेप्ट दिया, डेस्टिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट दिया। आईजीएसटी में इन हो रहा है गुड्स, डेस्टिनेशन बेस्ड उत्तर प्रदेश में ही इन हो रहा है, दूसरे स्टेट से आ रहा है गुड्स। तो इस वजह से अब अगर हम बात, यही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, उसी के ऊपर ही सारा पैराग्राफ है। लेवी जो लगेगा, हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हैं, तो उत्तर प्रदेश में बस बेटा इन हो जाए आइटम, उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। सर इन हो जाए और उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, वही वही लॉजिक, डेस्टिनेशन बेस्ड। क्योंकि उस गुड्स कहीं पर भी प्रोड्यूस हुआ हो, कहीं से भी पाइपलाइन में आया हो, मगर फाइनली तो वो आकर के उत्तर प्रदेश में ही गिरा, उसका डेस्टिनेशन तो उत्तर प्रदेश में ही रहा। तो बाहर से आने वाला अगर कंटेंट है तो वो सब इंटीग्रेटेड पार्ट में आ जाएगा। तो इस इंटीग्रेटेड पार्ट में सर क्या क्या आ सकता है? मान लो मध्य प्रदेश बगल में है, जो हमारी यहाँ की बात है, गोवा एक ये भी ले लो। इसके बाद अगर फॉरेन यूएसए ले लो, वहां से कहीं से भी आएगा तो वो सब उत्तर प्रदेश टैक्सेबल है। और जो आईजीएसटी की बात है वो इसके अंदर आ जाएगा। ये कवर हो गया, नाम बदल करके आईजीएसटी इंटीग्रेटेड हो गया। सर ये यूएसए क्यों छोड़ दिया? ये बेटा इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये इंपोर्ट है, तो इसके ऊपर इंपोर्ट की कैटेगरी में टैक्स लग जाएगा। आगे बात समझ में? यस सर। सर इंपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इसके साथ एकदम घुल मिल गया है। थोड़ा सा एक एकदम अलग करके समझा देते हो, लो तुम्हारे लिए ही क्वेश्चन रेडी है। वाई जीएसटी इज लेवाइड ऑन इंपोर्ट्स? Those goods and services that are coming in beyond the territory of India are called imported goods and services। ये तो हमारे यहाँ के जूनियर क्लास का बच्चा भी जानता है कि टेरिटरी के बाहर से अगर आ रहा है तो वो सब इंपोर्ट है, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। Since the goods and services is imposed at the point of consumption, तो at the point of consumption का मतलब है destination based। तो destination based हो गया 10। It is implemented upon imported goods and services as the point of consumption is in India। क्योंकि इंडिया में ही ये कंज्यूम हो रहे हैं, मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड। कम से कम मैंने जब से ऑपरेटर ई ऑपरेटर की बात बताई है तब से डेस्टिनेशन बेस्ड नहीं तो 20 टाइम इस वर्ड को मैं बोल चुका हूं। देन बिकॉज इट फॉल इन द इंटर स्टेट कैटेगरी मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज विल बी एप्लीकेबल ऑन दिस ट्रांजेक्शन। तो जब आप ऐसी कंडीशन भूल भी जाते हैं तो मैंने आपको आईजीएसटी के साथ इशारा किया, आई से इन, इंटीग्रेटेड में भी इन। तो जब भी उत्तर प्रदेश या जिस स्टेट में हम हैं, एग्जाम्पल क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो हम यहाँ का एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, अदरवाइज जो है हम रहे उत्तर प्रदेश में और बार बार मैं एग्जाम्पल जो है आपको पश्चिम बंगाल का दूं तो कंफ्यूजन रहता है कि अरे वहाँ हम गए कि आप यहाँ रह रहे हैं और आ रहा है। तो जो भी आ रहा है तो आने पर उत्तर प्रदेश की टेरिटरी में आया तो यहीं इसके ऊपर टैक्स लगेगा। यही रीजन है वाई इम्पोर्ट गुड्स आर इंक्लूडेड इन जीएसटी एरिया। और उसी के बाद जब तुरंत इंपोर्ट की बात होती है तो बच्चों को लगता है कि सर फिर एक्सपोर्ट क्यों छोड़ दिया? तो बेटा एक्सपोर्ट तो मैंने आपको बताया ही था क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये जीरो बेस्ड था। तो कुछ और नहीं लिखा है, यही लिखा है एक्सपोर्ट फॉल अंडर द जीरो कैटेगरी। और फिर वही वाली बात आएगी डेस्टिनेशन बेस्ड, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ तो कंज्यूम ही नहीं हो रहा, वो तो फॉरेन में कंज्यूम हो रहा है, तो डेस्टिनेशन तो बाहर हो गया, तो इसलिए इसको एग्जाम कर दिया जाता है। अब जितना पॉइंट आपने पढ़ा है इन सबका एक्सप्लेनेशन आईजीएसटी के साथ में, इनको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। नंबर 1, टू बी लेवाइड ऑल इंटर स्टेट सप्लाई। ऑल इंटर स्टेट मतलब जितनी भी चीजें इन हो रही हैं सब आ जाएंगी। देन टू बी पेड बाई एवरी टैक्सेबल पर्सन। कौन पे करेगा? ये जो भी टैक्सेबल पर्सन है ये उसकी जिम्मेदारी है, वो इसको पे करेगा। सर वो कहाँ पे करता है? पे तो कंज्यूमर करता है। कंज्यूमर को तो बेटा शिफ्ट कर दिया जाता है, मगर जिम्मेदारी किसकी होती है? वो तो टैक्सेबल पर्सन की होती है ना। तो अगर सिंपल बिजनेस है तो नॉर्मल चार्जेस में टैक्सेबल पर्सन आ गया। सिंपल बिजनेस नहीं है मतलब जब परचेजर जो अनरजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्जेज आ गया। ई कॉमर्स ऑपरेटर है कि यहाँ ऑफिस ही नहीं है, सीधे सीधे बस गुड्स डिलीवर हो जाता है, तो उनका रिप्रेजेंटेटिव आ गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, वैल्यू डिटरमाइन अंडर सेक्शन सीजीएसटी। इसके अलावा जो और भी वैल्यू सेक्शन 15 के अंदर दी जाएगी सीजीएसटी में उसको हम ले लेंगे। देन 4th, आईजीएसटी आल्सो टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्जेस बेसिस।
तो रिवर्स चार्जेस मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या होता है। तो इसी तरीके से आईजीएसटी भी उसके ऊपर लग जाएगा क्योंकि कंजम्पशन बेस्ड है, आपने परचेज किया। सेम कॉन्सेप्ट रिवर्स चार्ज का आईजीएसटी के ऊपर। देन फिफ्थ, सप्लाई टू बी इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। अब इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की जो भी सप्लाई है वो सारे पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं आईजीएसटी के अंदर, और इसी का ही एक्सप्लेनेशन जो है आपको हेल्प कर देता है इंपोर्ट को भी समझने के लिए। तो हम लोगों ने इस तरीके से टर्म कवर अप कर लिया आईजीएसटी का, सीजीएसटी का। अब क्या बचता है, एसजीएसटी। सीधे सीधे आ जाइए एसजीएसटी। कोई डिफरेंस नहीं है, जो सीजीएसटी का है उसी के इक्वल चलता है एसजीएसटी। तो सीजीएसटी में जैसा आपने सीख लिया वही कॉन्सेप्ट लेवाइड का यहाँ पर लगेगा। सर ऐसा बेटा आसान है क्या जबरदस्ती परेशान होने की, सेम वही कॉन्सेप्ट चलेगा, बस सेक्शन थोड़े से अलग हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे सीजीएसटी लेवी होगा वैसे ही वैसे एसजीएसटी लेवी होगा, जैसे जैसे सीजीएसटी कलेक्ट होगा वैसे ही वैसे सेम पोर्शन में एसजीएसटी होगा। तो आपको आंसर लिखने के लिए एक सेपरेट पैराग्राफ बढ़ जाता है जिसको आप एसजीएसटी कहते हैं, मगर सेम थिंग जो है वो सीजीएसटी की ही इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाती है। अच्छा, अब इसके बाद फिर क्या बचता है लास्ट में, यूजीएसटी। ये तो यूनियन टेरिटरी के लिए है, तो यूनियन टेरिटरी पे जो सेम रेट है वही लगेगा, रेट थोड़ी बदल जाएगा। और जो सेम प्रोसेस यूज हो रहा था सीजीएसटी का उसी को हम लोगों ने एसजीएसटी में यूज कर दिया। सेम यही वर्ड यही प्रोसेस यू टीजीएसटी के लिए भी यूज होंगे उस रेट के साथ में। देखो लिखा भी है, क्या लिखा हुआ है सर, अंडर जुरिडिक्शन ऑफ एनी यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी हो गई, टैक्स आर द सेम रेट, टैक्स जो होंगे वो सेम रेट होंगे सीजीएसटी के, विच मीन टैक्स रेट ऑफ सीजीएसटी यूजीएसटी वुड बी द सेम एंड बोथ विल बी टैक्स टुगेदर। तो अब वहां पर आप टैक्स लगा लेंगे यूजीएसटी में। इतना समझो कि जो जो काम तुम करते थे एसजीएसटी में, अब उसी जगह एसजीएसटी का जो है नाम बदल करके जो जो काम तुम यूटीजी एसजीएसटी में करते थे एस जीएसटी, तो वही पूरा का पूरा सिस्टम अब एसजीएसटी आंसर में ना लिखना, वो उसकी जगह यूटीजीएसटी चला देना। तो सर क्या यहाँ पर भी एसजीएसटी और सीजीएसटी में जिस तरह 2% में डिवाइड होता था वैसे यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाएगा? हाँ, यही तो बता रहा हूँ, 12% है तो 6, बस आंसर लिखते समय जहाँ जहाँ एसजीएसटी को तुम सीजीएसटी के साथ एक्सप्लेन करते थे उस जगह पर एसजीएसटी हटा दो, यूटीजीएसटी लगा दो, आंसर तुम्हारा रेडी। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर लेवी की बात करी, और ये लेवी की बात जो है वो अगर कायदे से देखा जाए तो हम लोगों ने सीजीएसटी पे करी, हम लोगों ने आईजीएसटी पे करी जिसमें इंपोर्ट को कवर अप कर लिया, हम लोगों ने एसजीएसटी पे करी, और हम लोगों ने यूटीजीएसटी में करी। यही तो टर्म पढ़ते थे, इसके अलावा तो कोई टर्म पढ़ते नहीं थे। और ये आईजीएसटी के अंदर ही जो है हम लोगों ने इंपोर्ट को भी कवर अप कर लिया। तो ये लेवी हो गया, और लेवी क्या होता है, लेवी पूरा प्रोसेस होता है कि कैसे कैसे चार्जेस लगेंगे, क्या क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो लेवी हो गई। अब लेवी के बाद में इसके ऊपर सेस, सेस जो है वो टैक्स के अमाउंट के ऊपर लगता है, ये ध्यान रखिएगा। जो टैक्स होता है वो आपके इनवॉइस प्राइस के ऊपर लगता है। और इनवाइस, जैसे इनवाइस प्राइस सर इसका क्या मतलब, जैसे मानो बेटा इजी ले लेते हैं, इनवाइस प्राइस तुम्हारा 10,000 है, इसके ऊपर टैक्स तुम्हारा लगना है 12%, तो टैक्स जो है वो तुम्हारा 1200 हो गया, दिस इज कॉल्ड योर जीएसटी। और सर सेस, सेस जो है वो अब इसके ऊपर लगेगा, जो 1200 आया है ना, इस 1200 के ऊपर सेस लगेगा। मान लो कि 1%, वैसे 4% जाएगा, 3++1 करके 1% अगर सेस है तो 12 रुपए टैक्स लगेगा, सेस लगेगा। तो ये वैल्यू 1212 हो जाएगी। तो पहले तो आपको ये समझना जरूरी था कि सेस लगता किसके ऊपर है और जीएसटी किसके ऊपर लगता है। सबको ये डिफरेंस समझ में आया? बेटा सेस
और टैक्स। Yes. ओके, हाँ मतलब आंसर दे दिया करो। अच्छा फिर है लेवी ऑफ सेस, जो मैं समझाया उसी के लिए ही है, सेम चीज। क्या सेम चीज, पहले जीएसटी निकलेगा फिर उसके बाद सेस लग जाएगा। वाइल इंप्लीमेंटिंग जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट हैड ऑब्जेक्शन ड्यू टू देयर इनक्वालिटी ऑफ टैक्स, दे वुड बी लूजिंग the revenue because they would not get much revenue of GST as is being done by the current tax system. In such a situation, central government assured the state government that GST is implemented and if their current revenue level fall, then their deficit for the next 5 years will be compensated बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सर इन सबका क्या मतलब है, नहीं समझ में आ रहा बेटा। इसका मतलब है कि जब ओल्ड कैटेगरी थी, ओल्ड जीएसटी आने से पहले, तो जो टैक्स होता था, मान लो कि सेल्स टैक्स था, अब तो सेल्स टैक्स खत्म हो गया इसीलिए ओल्ड की बात हो रही है, ये सेल टैक्स सीधे यूपी गवर्नमेंट के हाथ में जाता था, क्योंकि सेल्स जो है वो आपका स्टेट लेवल पे डील हुआ तो इसका पैसा सारा यूपी गवर्नमेंट में जाता था। और इसकी परसेंटेज भी थी, जैसे इसकी परसेंटेज मान लो 12.5 है, तो 12.5 जो है वो यूपी गवर्नमेंट में 12.5 चला जाता था। मगर अब क्या हो गया कि इसका रेट कम कर दिया गया 12%। तो एक तो यही हो गया, राउंडेड ऑफ करने के लिए 12% कर दिया गया। अब 12% की रेंज आने के बाद में 6% जो है वो दिया जा रहा है सीजीएसटी। मान लो अब न्यू जो रेट है, किसका न्यू रेट है, जीएसटी का है। इसके दो पार्ट हो गए, क्योंकि 6% और 6%, एक गया तुम्हारा सीजीएसटी का और एक गया एसजीएसटी का। तो बेटा क्लियर कर देखिए, यहाँ पर जो 6 है स्टेट को गया, वो परसेंटेज कम आपको नहीं दिख रही, कहाँ पहले 12.5 मिलती थी अब 6 मिल रही। तो इसी तरह कुछ जो गुड्स हैं उनके ऊपर टैक्स की वैल्यू बढ़ जाती है और कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर टैक्स की वैल्यू कम हो जाती है। तो जिन भी कंटेंट के ऊपर गुड्स टैक्स अगर ज़्यादा मिलता है तो उस जगह वो स्टेट बहुत खुश हो जाता है, और जिस जगह टैक्स कम हो जाता है तो उस जगह पर स्टेट परेशान हो जाता है। तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम इसको कंपनसेट करेंगे, और जितने का भी हो रहा है वो 5 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये डिफिसिट करके एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो ये सब एडजस्टमेंट हो रहा है, तो ये सब एडजस्टमेंट का पैसा भी आएगा। उस पैसे के लिए देखिए और भी काम किए गए। फॉलोइंग इज द जिस्ट ऑफ जीएसटी, ये सारे पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं। और ये जो कलेक्शन है वो इसी सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो कौन करेगा, वो दूर करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस जगह पर बात करती है, वही सेस को कलेक्ट करती है और फिर उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगी। सेस विल बी इम्पोज्ड ओनली आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। टैक्स पेयर अंडर कंपोजिट स्कीम विल नॉट बी लायबल फॉर एनी सेस। अभी कंपोजिट स्कीम आपकी आगे आएगी, जहाँ कंपोजिट स्कीम आ गया तो अभी तक जितनी भी आपने स्कीम और कॉन्सेप्ट पढ़ा है उन सबका अस्तित्व खत्म, जीरो। तो कंपोजिट स्कीम में टैक्स सिस्टम को बहुत ही आसान किया गया है इस वजह से। देन फिफ्थ है टैक्स पेयर एंड, ये तो कंपोजिट मैंने बता ही दिया। इस तरीके से आप देखें कि हम लोगों ने लेवी का पोर्शन, हाँ हेलो क्या कह रहे हैं, इस तरीके से हम लोगों ने लेवी का पोर्शन कंप्लीट किया है, जिसमें आपके पास पॉइंट नंबर 6 और 7 भी है, बस यही बचा है। तो पॉइंट नंबर 6 क्या है, रेवेन्यू कलेक्ट थ्रू सेस विल बी एलोकेटेड टुवर्ड द लॉस। मैंने बताया ही था कि ये सेस जो है वो जीएसटी के ऊपर अलग से टैक्स लगेगा, ना कि ओवरऑल जो इनवाइस प्राइस पहले हो चुकी है टैक्स के ऊपर टैक्स लगा है सेस, और ये सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट कवर अप करती है। और पर्पस आपको मैंने बताया ही कि जो भी लॉस हो रहा है स्टेट को उसको कंपनसेट करने के लिए। अच्छा, गुड्स लायबल फॉर द सेस हैव बीन नोटिफाइड, तो क्या सर सब गुड्स के ऊपर लगता है? नहीं बेटा। अब जिन गुड्स में पहले से परसेंटेज कम थी, कम पैसा मिलता था, अब उस पर ज्यादा मिल रहा है, तो उस गुड्स के ऊपर सेस लगने क्या मतलब है, क्या मतलब सर? जैसे बेटा मान लो पहले जो है ओल्ड में 10% टैक्स रेट था, अब जीएसटी में 12% है, तो क्या दिक्कत है, तब तो टैक्स बढ़ के मिल ही रहा है। मगर दिक्कत कब है, जब लॉस हो रहा हो, तो वो कंपनसेट हर गुड्स के ऊपर नहीं यूज होता ना। तो जिन गुड्स के ऊपर ऐसे लॉस होता है तो इसलिए उनकी लिस्टिंग कर ली जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो सेस है जहाँ से कवर अप किया जाएगा
वो इंक्लूड होता है पान मसाला, कोल, मोटर कार, टोबैको, तंबाकू से कहते हैं। ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनके ऊपर सेस लगता है। तो क्या सेस में सर और जीएसटी मुकाबले और टैक्स देना पड़ता है? हाँ बेटा, बताया तो कि जीएसटी के साथ में उसके अलावा जो है सेस की वैल्यू दी जाती है, और सेस का इस पर्पज के लिए यूज होगा, ये आप समझ गए। सर ये सब सेस इतना ज्यादा इन सब के ऊपर क्यों लगता है, बाकी गुड्स पे क्यों नहीं लगता? मैं रीजन बताया कि पहले जो सेस लगता था, सॉरी पहले टैक्स लगता था, उसमें स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा मिलता था। अब इनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कम पैसा मिलता है, तो कम पैसा मिलने से लॉस हो रहा है, उसको कंपनसेट करेंगे। कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। क्यों करेगी भाई अपनी जेब से? वो अपनी जेब से नहीं कर रही, वो इसके लिए अलग से सेस लगा देती है, और फिर जब वो फंड निकल करके आएगा, फिर उसी बैलेंस के हिसाब से नेक्स्ट में मैनेज कर देगी। इसके साथ मैंने आपको 5 साल एक टर्म भी याद करने बताया था, जिससे आपका आंसर काफी रिच हो जाता है। तो आज हम लोगों ने लेवी का पोर्शन ओवरऑल कवर अप करा। इसको मैंने शुरू जब किया था तो देखिए पहले ओवरऑल इंट्रो किया था, फिर धीरे धीरे सब कंटेंट कवर अप किए। लेवी का टोटल प्रोसेस हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कलेक्शन ऑफ टैक्स, जीएसटी के ऊपर बात करेंगे, बस कलेक्शन ऑफ टैक्स, क्योंकि जो कंटेंट है आपका वो एक साथ लेवी एंड कलेक्शन। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास के मिलते हैं कलेक्शन ऑफ टैक्स के लिए। हाँ, किसी स्टूडेंट कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? तो ओके क्लास, बाय बाय, थैंक यू। Thank you, sir.